वेलकम बैक। सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत ना करने पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 35 मिनट तक अरकान को ब्रीफिंग दी, ताहम अक्सरियती अरकान अली अमीन गंडापुर से मुत्तफिक ना हुए। अरकान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद की। अरकान ने कहा, आप जो भी फैसला करें, लेकिन ये अवाम फैसला कर चुकी है कि इस बार वो किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करते रहे हैं, हम उनके मौकिफ के साथ खड़े हैं। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी पीटीआई से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, एपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल से मुतल्लिक बातचीत हुई है। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालिफत करना दुरुस्त ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपरेशन की मुखालिफत करने से तासुर जाएगा कि पीटीआई तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है, इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। जराए का कहना है कि सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर के मौकिफ की तायद की और फौजी ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार का मशवरा दिया। हमारे बहरानों का किसी को इदराक नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है, तो क्या तो बिखर जाएंगे। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दें। दहशतगर्द गिरजाघरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश बनाई गई। टीटीपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नहीं समझता काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदअमनी चाहती है। सिक्योरिटी को ठीक करना बेसिकली हमारा अपना मसला है। अगर हम सिक्योरिटी को ठीक नहीं करेंगे तो तितर बितर हो जाएंगे। मस्जिदें शहीद करने को तैयार हैं, एक दूसरे की मंदिरों को शहीद करने को तैयार हैं। चाइना को यहाँ आने के और यहाँ पे माशी तौर पे या तजारती तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कदम जमाने के लिए जो है बाकायदा एक बैनुल अक़वामी साजिश उसको रोकने के लिए तैयार की गई। टीटीपी एक हथियार है। मैं नहीं समझता कि काबुल में बैठे जो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी हो। मैं नहीं समझ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बनाई गई कि अमन अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना बाद में। इस ऑपरेशन से मुतल्लिक अभी तक क्लैरिटी नहीं आया, ऑपरेशन होगा भी या नहीं, ऑपरेशन कब होगा, कहाँ होगा और इसका दौरानिया कितना होगा। जब वाज़ेह प्लान सामने आएगा तब बात होगी। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। अवाम को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये है कि एतमाद में पहले तो उस अवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इसमें कोई बात हो सकती है। दूसरी बात, सूबों को एतमाद मिलना वहां पे जरूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट को वहां पे एतमाद मिलना जरूरी है। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि मुल्क के पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है, को गलत समझा जा रहा है और इसका मवाजना गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़ब और राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशंस में ऐसे मालूम मकामात जो नो गो इलाके बनने के साथ साथ रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे से दहशतगर्दों को हटाकर उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। इन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मुतासरा इलाकों से दहशतगर्दी की इफरियत की मुकम्मल सफाई की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं हैं, क्योंकि दहशतगर्द इदारों की पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म कार्रवाइयां करने या अंजाम देने की सलाहियत को गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशन से फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। इसलिए बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा है जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमनो इस्तेहकाम के लिए एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन
और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजर सानी शुदा कौमी एक्शन प्लान, जो कि सियासी मैदान में कौमी इत्तेफाक राय के बाद शुरू किया गया था, के जारी निफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर पंजाब में कलादम तंजीमों के मराकज़ नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसे अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। आए रोज हमारे जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। यहाँ कुछ अनासिर तालिबान का हिस्सा बनकर सहूलतकारी करते हैं, कुछ कुव्वतें अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, उन्हें भी निशाने पर रखा जाएगा। आपको बता रहे हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल ही से पाकिस्तान मजबूत होगा। यहाँ तक किसने पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है? मुसल्ह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, सो उसी पे खुश रहे। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। जब हम आइन पे अमल नहीं करेंगे, आइन एक मिसाक मिल्ली है, जब मिसाक मिल्ली बीच में नहीं रहेगा तो फिर आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। तो हम आज भी वो लोग हैं कि जिनका मुस्तक़बिल एक है, जिनका आने वाला मुस्तक़बिल में छत एक है। एक मुल्क पाकिस्तान में एक छत के नीचे हम रहना चाहते हैं, हम इस छत को तोड़ना नहीं चाहते। अवामी नेशनल पार्टी ने नए मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार का कहना था कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। का वज़ीर-ए-आला उसमें मौजूद था, तो चाहिए था कि वो कह देते कि भाई स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, सूबे को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और फिर इसके सितम ज़रीफ़ी ये कि ये PTI का सूबाई सदर भी है, वज़ीर आला की, तो पार्टी की नुमाइंदगी भी वो कर रहा था, सूबे की नुमाइंदगी भी वो कर रहा था। आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा आप मुतासरा जमात नहीं, अगर मुतासरा जमात होती तो सामने आती। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने इस्तफसार किया कि आज़ाद अरकान ने PTI ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को कैसे दी जा सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक केस पर फुल कोर्ट की समाअत के दौरान जजेस के अहम रिमार्क्स। कंवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा आइन की धज्जियां ना उड़ाएं, आप 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, 86 दरख्वास्त गुजारों के नहीं। कल MQM आपके साथ थे, आज नहीं। कल सुन्नी इत्तेहाद ने भी ऐसा किया तो क्या आप हमारे पास आएंगे? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात कराए। सुन्नी इत्तेहाद एक्टिव सियासी जमात थी। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तीसरा दिन नहीं देंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं ना बुलाएं। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को आइन की प्रोग्रेसिव तशरीह करनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आइन की नेचुरल मानी को नजर
नजर अंदाज कर दें? हम ऐसा क्यों करें? अदालत आइन में दर्ज अल्फाज की पाबंद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि आपके दलाल से तो आइन में दिए गए अल्फाज ही गैर मौसर हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो उन्होंने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तमाम उम्मीदवार पीटीआई के थे, हकाइक मुनाफी हैं। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि फर्ज करें अगर ये उसूल तय किया जाता है कि उम्मीदवार पीटीआई के थे, तो फिर आप किधर खड़े होंगे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुआफी बाकी निशाना। ये हकाइक सबके इल्म में है कि अदालत आंखें बंद कर ले। इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। क्या एक सियासी जमात को ये चैलेंजेस भुगतने के लिए छोड़ दें? ये सियासी जमात का नहीं, इसके वोटर का मामला है। पूरा मामला इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अंजुम अकील खान से ट्रिब्यूनल के जज पर लगाए गए इल्जामात के सबूत भी मांग लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील खान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे समझाएं। नेपोटिज्म क्या है? अंजुम अकील खान ने माजरत की तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत ना करें, जज के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बताएं। जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी करने पर भी बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोल रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और एक आपके ऑर्डिनेंस की। वो असलहा बनाते हैं और आप ऑर्डिनेंस। इसलिए कह रहा हूँ पार्लियामेंट बंद कर दें। आप लोगों ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके केसेस ट्रांसफर किए। केस ट्रांसफर क्यों करवा रहे थे कि जज सिफारिश नहीं मान रहे थे? अदालत ने अंजुम अकील खान को शोकोस नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि अंजुम अकील खान जज के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज को डिफेंड करने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन में दायर करदा दरख्वास्त में अंजुम अकील खान ने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान पर समाअत में अदालत में पेश हूँ। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने पार्टी सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा मुल्की माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी, सरदार अवैस लगारी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मेरी किसी से कोई डील हुई ना ही मुज़ाकरात हुए। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। ना बानी पीटीआई पीछे हटा, ना मैं हटा हूँ। पीटीआई जल्द इक़्तिदार में आएगी। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी ऐसी गलत बातें कर रहे हैं। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा हूँ। ये साफ कहना चाहूँगा कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, कोई डील के तहत आए हैं और डील के तहत, भाई डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल काटते हुए, और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहना है। ना इमरान खान साहब कभी हटे हैं अपनी बात पे, ना मैं हटा हूँ। पीटीआई जो है ये इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हमारे कुछ रिश्तेदार ये मोहसिन नकवी इस तरह की बातें करते फिरते हैं, ये इनको चाहिए अपने मुंह बंद रखें। आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ऑपरेशन इंतहाई अहम मसला है जो कौमी सलामती से मुंसलिक है। वफाकी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना चाहिए। जब तक ऑपरेशन के खदोखाल वाजे नहीं होते उस वक्त ऑपरेशन की हिमायत के हवाले से फैसला नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा करता रहा है। हम मजीद किसी किस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक हुकूमत इस सिलसिले में तफसीलात वाजे ना करे उस वक्त तक हम हिमायत करने का कोई ऐलान नहीं करेंगे। हमारा फैसला हुकूमत के साथ मुशावरत पर
اور خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لینے کی شرط پر ہوگا۔ اس لیے میں وفاقی حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اتنے اہم مسئلے کو اتنا لائٹ انداز میں نہ لیا جائے، تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے، تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں اور ہمارے مشورے سے، ہماری مشاورت سے اس مسئلے پر غور و خوض کیا جائے، تبھی ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کہ ملک میں گرمی کی شدید لہر کے باعث بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا۔ بجلی کا شارٹ فال 6419 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی طلب 25500 میگا واٹ، جبکہ ملک میں بجلی کی پیداوار 19081 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق پانی سے 6095 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 657 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی بجلی گھروں کی پیداوار 7565 میگا واٹ، ونڈ پاور پلانٹ سے 1206 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ شہر قائد کا موسم شدید گرم، گزشتہ روز کی طرح بھی پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث گرمی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جزوی ہیٹ ویو کی صورتحال مزید 1 سے 2 روز تک برقرار رہے گی۔ مزید بھی دیکھتے ہیں عابدہ خان کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں جزوی ہیٹ ویو کا دوسرا روز پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ جون کا پورا مہینہ گرم اور مرطوب ہی رہے گا۔ کراچی میں زیادہ گرمی پڑنا شروع ہوئی ہے گزشتہ کل سے۔ گزشتہ دن بھی 40.6 کیا تھا میکسیمم ٹیمپریچر، اور آج بھی 41 یا 42 تک جائے گا، اور ایک دن اور ہے اس میں۔ گرمی سے ستائے شہری بھی موسم بہتر ہونے اور بارش کی دعائیں کرنے لگے۔ حبس بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہے، بس اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا، بارش ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں بہت گرمی ہے، برداشت سے باہر ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنی رحمت بارش میں جو ہے نا وہ دے ہمیں، تاکہ یہ گرمی کا زور ٹوٹے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو جولائی کے پہلے ہفتے میں موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ بارش کی نوید بھی سنا دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔ اور اب بات کریں گے کاروباری دنیا سے۔ سینٹ نے بجٹ سفارشات کی منظوری دے دی۔ 128 سفارشات پر مبنی رپورٹ چیئرمین فائنانس کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے پیش کی۔ سیلز ٹیکس میں 1300 ارب روپے اضافے کی تجویز واپس اور مزدور کی کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ سینٹ نے سیلز ٹیکس میں 1300 ارب روپے اضافے کی تجویز واپس لینے کی سفارش کر دی اور ان ڈائریکٹ ٹیکسوں میں 50% کمی، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ 660 cc تک کی کاروں پر الیکٹرک گاڑیوں کی طرح زیرو کسٹمز ڈیوٹی مقرر کرنے اور فاٹا اور پاٹا میں لوکل سپلائی پر ٹیکس چھوٹ 30 جون 2025 تک دینے کی سفارش کی گئی۔ تعمیراتی شعبے پر عائد ٹیکس ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ درآمد شدہ اور مقامی سولر انڈسٹری کی اشیاء پر یکساں ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ ادویات اور سرجری میں زیر استعمال بعض اشیاء میں بھی GST ختم کرنے کی سفارش کی گئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں نئے مالی سال کے لیے 140 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے 25%، گریڈ 17 اور اوپر والوں کے لیے 20% ایڈ ہاک ریلیف، عارضی ملازمین کی کم از کم تنخواہ 37,000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان احتجاج کے بعد واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر خزانہ محمد اسماعیل نے بجٹ تقریر میں بتایا غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 86 ارب، گندم سبسڈی کے لیے 18 ارب، ترقیاتی بجٹ کے لیے مجموعی طور پر 34 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں PSDP، فورن انویسٹمنٹ اور PM انیشیٹوز بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا گاڑیوں کی خریداری، ریاستی عوامی مفاد کے علاوہ تمام ملکی دوروں پر پابندی ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کا اگلے مالی سال کا مجوزہ 2 خرب 64 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 44 ارب اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 220 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ سڑکوں کی تعمیر کے لیے 14 ارب 90 کروڑ، جبکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے بجٹ 3 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ صحت کے لیے 3 ارب روپے، پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیے 3 ارب 20 کروڑ، اسکول کی تعلیم پر کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत तुर्बत में 49, सिब्बी, दादू, छोर, शहीद बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी दे दी। क्लब से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोचिंग का मयार बेहतर बनाने और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी का फैसला कर लिया गया। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। नए टैलेंट पर सरमायाकारी से क्रिकेट को निचली सतह पर फरोग मिलेगा और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने हिदायत की कि अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज से ग्रूमिंग की जाए। बेहतरीन कोचेज नए टैलेंट की ट्रेनिंग करके सलाहियतों में निखार लाएंगे। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कोचिंग का मयार भी बेहतर बनाने का फैसला किया गया। मास्टर कोच तैनात किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की।